जातिवाद तो कभी कभी जातिवाद के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते लड़ते जातिवादी रूप उसका बन जाता है, लेकिन वह मूल रूप से जातिवादी उत्पीड़न के खिलाफ जाता है। लेकिन जो दलीय धारणा होती है, जो शासक वर्ग की राजनीति है, वह खुद प्रयास करके इस तरह की धारणा को स्थापित करता है ताकि वर्ग संघर्ष न होने पाए और जाति संघर्षों में उलझ जाए। तो इस तरह से वो करते करते वह एकदम भ्रामक स्थिति पैदा करता है और राजनीतिक दलों के नाम पर, जिस तरह से जातियों के नाम पर लोग विभाजित हैं, उस तरह से दलों के नाम पर विभाजित हो जाते हैं, जो वर्ग संघर्ष की मूल दिशा है, जो समाज के विकास का मुख्य आधार है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्ग पूर्ववर्ती समाज पूरी दुनिया का वह वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तो इस तरह से, और वह वर्ग संघर्ष कैसे होता है, इस चीज़ को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें आर्थिक नियमों का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक नियमों के आधार पर ही सामाजिक ढांचा खड़ा होता है और सामाजिक ढांचे का ऊपरी स्ट्रक्चर, समाज का ढांचा भी ऊपरी स्ट्रक्चर है, ऊपरी ढांचा है, और राजनीति भी ऊपरी ढांचा। वह राजनीति तब तक है जब तक समाज में विभाजित है, विषमता है। जिस दिन समाज में समतामूलक या साम्यवादी स्वरूप बन जाएगा, उस दिन इस राजनीति की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदालत की जरूरत नहीं पड़ेगी, फौज, माने एक ऐसी समरसता होगी जो प्रकृति से जैसे लड़ते हुए आज इस अवस्था में पहुंचा है आदमी, उसी तरीके से उसका कंट्राडिक्शन, उसका अंतर्विरोध प्रकृति को समझते हुए, संतुलित करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज़ है, और तब वह वर्ग विहीन, जात विहीन, धर्म विहीन, वर्ण विहीन और एक ऐसे सामाजिक समाज का गठन होगा जिसमें निजत्व का खात्मा हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर भी, जब हम लोग पढ़ने लगे हैं ये किताब, इससे ये बहुत स्पष्ट हुआ है, जो उनका संयुक्त राज्य भारत का संविधान है, कि वह निजी संपत्ति के विरुद्ध थे। लेकिन निजी संपत्ति का खात्मा एक ऐसे समाज के विकास के स्तर पर होगा जहां वर्ग खत्म हो जाएंगे, माने निजी संपत्ति के साथ साथ वर्ग भी खत्म होंगे, जातियां भी, जातिवाद भी खत्म होगा, धार्मिक जो विभाजन है वो भी खत्म होगा, और एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो वैज्ञानिक समाजवाद होगा, वैज्ञानिक साम्यवाद होगा। तो ये वर्ग संघर्ष के द्वारा, और सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग की पार्टी नहीं है इस समय, और भारत में लोग हैं, विचार रखते हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन विभाजित हैं। आज सारी विचारधाराएं विभाजित हैं, चाहे लोहिया विचारधारा हो, चाहे आध्यात्मिक गांधी विचारधारा हो, चाहे वो अंबेडकर का पूरा उस पर आधारित विचारधारा हो, सब विभाजित है। उसी तरह से कम्युनिस्ट आंदोलन भी विभाजित है। और ये विभाजन जो है, एक तरफ शासक वर्ग अपने राजनीतिक प्रभुत्व और अपने वर्गीय हितों के लिए विभाजित करने की उसकी कौशल नीति के शिकार हैं हम लोग, उनकी रणनीति के शिकार हैं पूरा समाज। दूसरी तरफ इनके अंदर जो इतना एक दूसरे के विरुद्ध, अपनी राजनीतिक, अपनी दलीय हितों में एक दूसरे के विरुद्ध विचारधाराओं का स्थापित करने के बजाय वह अपने वर्गीय हितों को साधने में वो विचारधारा को पीछे छोड़ देता है। इसीलिए आज अम्बेडकरवादी विचारधारा के बहुत
शासक भी अंबेडकर को नाम ले रहा है, शासक वर्ग के जो विभाजित दल हैं वो भी नाम ले रहे हैं। इस तरह से एक भ्रामक स्थिति चारों तरफ फैल गई है। तो और अंबेडकर जो है जो ये संविधान, जिस समय संयुक्त राज्य भारत का संविधान लिखा, वह संविधान सभा में से बाहर रह करके ही लिखा था और उसको एक मांग पत्र के तौर पर ही उसमें संविधान सभा में दिया था, लेकिन संविधान सभा ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उस बात को प्रकाशित होने से लोग समझ पाए, उनके संकलन में भी है। लेकिन ये बात जो अंबेडकर की पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, वे केवल महिमा मंडन करते हैं। एक भगवान की जगह दूसरे भगवान, एक मसीहा की जगह दूसरे मसीहा के रूप में स्थापित करते हैं। उनकी जो मूल मिशन है जातिवाद का खात्मा और राजकीय समाजवाद नाम दिया उन्होंने, वो एक तरह का समाजवादी अवधारणा है उसको। लेकिन बाबा साहब उस समय उनको अनुभव न, क्योंकि वो 1956 में गुजर गए 6 दिसंबर को, और मात्र 14 अक्टूबर से 6 दिसंबर 1956 के बीच में कितना, इतने समय में ही उन्होंने धर्म का किया। इसलिए वो राजनीति से, जो दलीय राजनीति थी, उससे वो अलग हो गए। लेकिन पूरे विश्व में जो घटना घटी वो क्या था, उसी के बाद ये घटना घटी, उसी दौर में घटना घटी कि रूस में जो वैज्ञानिक समाजवाद स्टालिन लेनिन के नेतृत्व में स्थापित हुआ था, जिसने मात्र 10 वर्षों के अंदर अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध एक पैरेलल समाजवादी ताकत को खड़ा कर दिया, जिसमें महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया, पूरे रूसी देश को आत्मनिर्भर बना दिया और इनके मुकाबले में एक बहुत बड़ी शक्ति बन गई। और उस शक्ति में इनकी उंगली नहीं धंस रही थी पूंजीवादी साम्राज्यवाद की। उन लोगों ने कौशलगत तरीके से कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर वह उंगली धंसाया और ख्रुश्चेव जैसे लोगों को अपनी तरफ मोल्ड किया। और दार्शनिक रूप से ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण संक्रमण, शांतिपूर्ण प्रतियोगिता, शांतिपूर्ण सहयोग के आधार पर वो अमेरिकन साम्राज्यवाद से, पूंजीवाद से समझौता किया। और उसके बाद जो समाजवाद था वह राजकीय समाजवाद में बदल गया और वो राजकीय समाजवाद राजकीय पूंजीवाद में बदल गया और राजकीय पूंजीवाद से वह पूंजीवादी साम्राज्यवाद में वित्तीय पूंजी के रूप में बदल गया। ये दौर बाबा साहब का अनुभव के बाहर था, इसलिए वह रूस से प्रभावित जो व्यवस्था थी और भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के दौरान जो बाबा साहब को ने जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप था, जिसको कम्युनिस्ट लोगों से, नेतृत्व से आग्रह किया कि इस चीज को, इस वर्ग संघर्ष में, इस आर्थिक संघर्ष के साथ जो सामाजिक, उसी आर्थिक व्यवस्था का प्रतिफलन है जो वर्ण व्यवस्था है, और उस वर्ण व्यवस्था एक चट्टान की तरह जो शोषित पीड़ित दलित है, जिसके अंदर से मजदूर आता है, उस मजदूर वर्ग की विचारधारा मार्क्स के थ्रू जो पैदा हुई है, उस विचारधारा को स्थापित करने में ये वर्णवादी समाज जो है रुकावट है। इसलिए इसको अपने कार्यक्रम में, आंदोलन में जोड़ना चाहिए। ये इनकी अवधारणा थी बाबा साहब की। लेकिन उन लोगों ने, चूंकि वो लोग जमींदार, बड़े किसानों, बड़े लोगों के घर से आए हुए थे, वो वर्गीय जो उनका वर्गच्युत नहीं हो पाए थे,
यानी डी क्लास नहीं कर पाए थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, मार्क्सिज्म को आज की दुनिया का सबसे विकसित दर्शन है, वैज्ञानिक दर्शन है, इस बात को कबूल कर लिया था। लेकिन व्यवहार में, अमल में और समाज के वर्ग संघर्ष की दिशा में परिवर्तन को के दौरान डी क्लास नहीं कर पाया। जबकि आज के 500-600 ढाई समझ लीजिए 400 अकबर के काल में कबीर जैसे लोगों ने कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआ ठा हाथ जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। यानी वो मार्क्सवाद नहीं था उस समय और वैज्ञानिक विकास भी नहीं हुआ था और यहाँ तक कि वैज्ञानिक विचारधारा अपनी पहचान नहीं बना पाई थी। ये तो डार्विन और न्यूटन, इन लोगों की जो खोजें थी, इसने वैज्ञानिक विचारधारा को, मार्क्स के पहले वैज्ञानिक विचारधारा एक आ गई थी। लेकिन वो वैज्ञानिक विचारधारा का मूल रूप से, यानी कह लीजिए कि जो वस्तुगत यथार्थ है, वस्तुगत यथार्थ का विकास क्रम क्या है, इस चीज को नहीं समझ आ पाया था। वैज्ञानिक विचारधारा आध्यात्मिक चिंतन से, भाववादी चिंतन से मुक्त नहीं हो पाया था। कार्ल मार्क्स ने इसको उस रूप में खड़ा कर दिया। तो इस चीज से प्रभावित हुए लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, जमींदारों के घरों के, व्यापारियों के घरों से, या तो वो लोग जो प्रभावित थे तो शासक वर्ग के हिस्से, लेकिन पढ़ाई के माध्यम से दुनिया भर में जाने की वजह से प्रभावित हुए थे। इसलिए मार्क्सवाद को लाइक किया और दिली तौर पर वो चाहते थे परिवर्तन। लेकिन यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में डी क्लास उन लोगों का नहीं हो पाया, मैंने सर्वहाराकरण नहीं हो पाया, जो कबीर ने बिना मार्क्सवाद के ही ये बात कह दी थी, वह नहीं कर पाए। जिसकी वजह से ये बाबा साहब और कम्युनिस्ट आंदोलन अलग दिशाओं में मतलब हो गया और प्रचार भी हुआ शासक वर्ग के माध्यम से, और कुछ परिस्थितियां भी इस तरह की डेवलप कर दी। जो इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद थोड़ा चेतावनी भी दिया कि यदि, जैसे संविधान सभा में भी चेतावनी दिया कि यदि आप समय रहते राजनीतिक जो स्वतंत्रता